बलूचिस्तान की नेता मीर यार बलोच ने मीडिया के सामने आकर के ये घोषणा कर दी है कि अब बलूचिस्तान एक आजाद देश है और उसे पाकिस्तान का हिस्सा ना माना जाए। इसके साथ ही उसने भारत से ये मांग भी की है कि दिल्ली में बलूचिस्तान की एम्बेसी खोली जाए और पाकिस्तान से लड़ने के लिए उन्हें साधन संसाधन मुहैया कराए जाएं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और आज के वीडियो में बात करेंगे बलूचिस्तान के इतिहास की। एक ऐसा देश जो भारत से ठीक 10 दिन पहले आजाद हुआ था, लेकिन अपनी आजादी को बस 227 दिनों के लिए बरकरार रख पाया। अगर बलूचिस्तान के बिल्कुल पिछले इतिहास की बात करें तो वो ईसा से 7000 साल पहले का है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। उस शुरुआत के केंद्र में जो क्षेत्र था वो बलूचिस्तान था। लेकिन अपन मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं और सबसे नज़दीकी इतिहास में जो बलूचिस्तान पैदा होता है, जो बलूचिस्तान की पहचान पैदा होती है, वो 15वीं सेंचुरी में होती है, क्योंकि उससे पहले बलूचिस्तान कोई क्षेत्र नहीं था। उस एरिया में छोटे छोटे बहुत सारे कबीले रहते थे और कबीले इंडिपेंडेंटली अपना काम करते थे। लेकिन 15वीं सेंचुरी में मीर चाकर खान वहाँ पर आता है और वो इन कबीलों से कहता है कि हम अलग अलग क्यों रह रहे हैं, क्यों ना हम सब साथ में रह करके रहें। और मीर चाकर खान के नेतृत्व में सारे कबीले 43 कबीले एक साथ आते हैं और वो कहते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। यहाँ से बलूचिस्तान की पहचान शुरुआत हुई। ये हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, इसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान, कुछ हिस्सा ईरान में भी था। इसके बाद मामला आगे और बढ़ता है, फॉर्मलाइज होता है, और ये वो समय था जब अफगानिस्तान बहुत मजबूत हो रहा था और साथ ही भारत में मुगलों का शासन था। दो मजबूत इस्लामिक देशों के बीच में एक छोटा सा देश बलूचिस्तान। ऐसे में बलूचिस्तान के सारे कबीले मिलकर के डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम भी अपना एक राजा बनाएं, वैसा सिस्टम बनाएं जैसे इन देशों में है, और वहां पर बनता है किंग ऑफ कलाट। बलूचिस्तान 4 हिस्से में बट जाता है, मकरान, खरान, लासबेला और कलाट। बाकी जो 3 स्टेट्स हैं वो कहते हैं किंग ऑफ कलाट को अपना सेवियर मानते हैं, अपना राजा मानते हैं, लेकिन हम जो अपना शासन है वो अपने तरीके से चलाएंगे, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर है, वो अलग है। अब किंग ऑफ कलाट बलूचिस्तान के राजा बन जाते हैं और उसके हिसाब से शासन चलना शुरू होता है। लेकिन मामला दूसरा टर्न तब लेता है जब मुगल चले जाते हैं और उनके जगह पर अंग्रेज आते हैं। भारत में अंग्रेजों का शासन हो चुका है और अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है, तो यहां से अंग्रेज अफगानिस्तान जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान जाने के 2 रास्ते, एक रास्ता उनको पंजाब से होकर के मिलता है, लेकिन वहां पर महाराजा रंजीत सिंह का राज था। महाराजा रंजीत सिंह मना कर देते हैं अंग्रेजों को कि वो रास्ता नहीं देंगे। ऐसे में अंग्रेज दूसरा रास्ता बलूचिस्तान की तरफ से ढूंढते हैं। अंग्रेजों के लोग बलूचिस्तानियों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान जाना है, जाने के लिए आप हमें जगह दे दीजिए। जो जगह उनको दी जाती है उसके बदले में बलूचिस्तान को पहले 50,000 और उसके बाद 1 लाख रुपए प्रति साल फीस के तौर पर देते हैं। ये जो एरिया अंग्रेज लेते हैं अफगानिस्तान जाने के लिए, जो रास्ता लेते हैं, इसको बोलान पास कहा जाता है। अब अंग्रेजों की एंट्री बलूचिस्तान में हो चुकी है, लेकिन अभी तक बलूचिस्तान की सीमाएं जो हैं वो डिफाइंड नहीं है। पहले के समय में ऐसा होता था कि हर देश की कोई सीमाएं नहीं होती, बहुत सारी खाली जमीन होती थी। तो 1893 में मोर्टिमर डुरांट पहुंचते हैं बलूचिस्तान के पास, अफगानिस्तान के पास, ईरान के पास, और उनसे कहते हैं कि हम एक बाउंड्री डिसाइड करते हैं, इसके लिए सब लोग साथ में बैठते हैं। सब साथ में बैठते हैं, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान को जाता है, कुछ हिस्सा ईरान को जाता है, और एक सीमा बनती है बलूचिस्तान को, जिसको डुरांड लाइन कहा जाता है। आज भी ये डुरांड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरह काम करता है, जहां पे तालिबान अक्सर पाकिस्तान के ऊपर हमले करता रहता है। अब सब चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। जो बलूचिस्तान के राजा हैं, जो किंग ऑफ कलाट हैं, वो अंग्रेजों के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। मामले में ट्विस्ट आना तब शुरू होता है जब भारत के आजादी की बातें होनी शुरू होती हैं। किंग ऑफ कलाट कहते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम तो थे नहीं, ऐसे में हमें उस तरह से ट्रीट नहीं किया सकता जैसे अंग्रेज बाकी हिस्से को ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्या है, ट्रीटी हुई है, और इस ट्रीटी में ये तय है कि हम गुलाम नहीं हैं, हम बस उनकी देख रेख में हैं, उनकी छत्र छाया में। और इस बात का समर्थन जो वहाँ के किंग ऑफ कलाट थे, उसमें अहमद यार खान, उनके इस बात का समर्थन करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना इस पूरी पिक्चर में बलूचिस्तान को भारत से अलग करना चाहते हैं। अगर ये तय होता कि बलूचिस्तान भी अंग्रेजों के कब्जे में है, किंग ऑफ कलाट अंग्रेजों के गुलाम हैं,
तो जो अधिकार बाकी राज्यों को मिले थे कि या तो आप भारत में चले जाइए, या तो पाकिस्तान में चले जाइए, तो आजाद रहिए, वो किंग ऑफ कलाट को भी मिल जाती। उनके पास भी ऑप्शन होता भारत में शामिल होने। जिन्ना वो ऑप्शन किंग ऑफ कलाट अहमद यार खान से छीन लेना चाहता था। लेकिन जिन्ना की बातें अहमद यार खान को बहुत अच्छी लगी। उनको लगा यार एकमात्र आदमी है जो हमारे अधिकार की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि नहीं हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। और 1946 में वो जिन्ना को अपना लीगल एडवाइजर, कलाट का, किंग ऑफ कलाट का लीगल एडवाइजर नियुक्त कर देते हैं। इसके बाद जिन्ना सारी लीगल क्वेरीज करना शुरू करते हैं, अपने पहचान का इस्तेमाल करते हैं। और 4 अगस्त को एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में मौजूद थे किंग ऑफ कलाट अहमद यार खान, कलाट के सीएम जवाहरलाल नेहरू, माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना। इस बैठक में तय होता है कि हाँ सही बात है, किंग ऑफ कलाट का जो रीजन है, जो बलूचिस्तान का रीजन है, इंडिपेंडेंट देश है और उनको आजाद रहने की परमिशन दी जानी चाहिए। 5 अगस्त 1947 कागजों पर साइन हो जाते हैं और भारत से 10 दिन पहले बलूचिस्तान आजाद हो जाता है। हमें लगता है कि यहाँ पर फिल्म खत्म हो गई, लेकिन फिल्म का असली हिस्सा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जिन्ना की निगाहें बलूचिस्तान पर थी। जिन्ना बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता था। 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ, उसके साथ ही बलूचिस्तान ने भी अपनी आजादी की घोषणा कर दी और 3 देश बने। अगस्त को हम लेकिन आजाद हुए थे और ठीक उसी समय 12 सितंबर को ब्रिटेन एक मेमोरेंडम जारी करता है। अभी आजाद हुए 1 महीने से भी कम हुए। ब्रिटेन ये मेमोरेंडम जारी करता है, कलाट जो है वो एक छोटा देश है और अपनी सुरक्षा कर पाने में सक्षम नहीं। सुनने में बात छोटी लगती है, किसी अखबार की एक छोटी सी हेडलाइन, लेकिन इसका असर गहरा था। क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका को यह डर था कि अगर कलाट अलग देश बनता है तो ऐसे में संभव है कि वो रशियन इन्फ्लुएंस में आ जाए। ब्रिटेन का मेमोरेंडम जिन्ना के लिए एक इनिशिएशन की तरह था, एक इशारे की तरह था, डॉग विसल की तरह था। जो गोलान पास का इलाका था वो पहले ही पाकिस्तान के हिस्से में जा चुका था। अब जिन्ना की नजरें बलूचिस्तान के ऊपर थी, बलूचिस्तान के बाकी हिस्सों के ऊपर थी। अक्टूबर के महीने में किंग ऑफ कलाट इस्लामाबाद जाते हैं। वहां पर उम्मीद के मुताबिक, क्योंकि ये एक देश है, वो एक देश है, उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसी को आना चाहिए, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए वहां पर सीएम खड़े होते हैं, चीफ मिनिस्टर खड़े होते हैं। ये बात किंग ऑफ कलाट अहमद यार खान को पसंद नहीं आती। वो जिन्ना से मिलते हैं और जिन्ना वहां किंग ऑफ कलाट को ऑफर देते हैं कि आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाइए। गुस्से में आग बबूला अहमद यार खान अपने देश वापस आते हैं, तुरंत पार्लियामेंट बुलाते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना चाहिए। एक आवाज में पूरा का पूरा पार्लियामेंट कहता है कि नहीं, और अहमद यार खान अपने सैनिकों को युद्ध की तैयारी करने के लिए कहते हैं। अब पाकिस्तान की सेनाएं भी बलूचिस्तान के आसपास जमा होने लगी। उनकी नेवी के शिप्स आकर समुद्र में लगने लगे हैं, युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच जब अहमद यार खान लंदन पहुंचते हैं और ब्रिटिशर्स से कहते हैं कि पाकिस्तान हम पे हमला करने वाला है, आप हमारी मदद कीजिए, तो ब्रिटेन उनसे कहता है कि हम पाकिस्तान की अनुमति के बिना आपको हथियार नहीं दे सकते। वापस आने के बाद अहमद यार खान अफगानिस्तान, भारत, ईरान सबसे मदद मांगते हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर पाता। यहां तक कि 27 मार्च 1948 को वीपी सिंह ऑल इंडिया रेडियो में कहते हैं कि किंग ऑफ कलाट ने हमसे संपर्क किया था और वो भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया क्योंकि हमारी बाउंड्रीज मैच नहीं कर रही हैं। खैर, इसके अगले ही दिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इन बातों से इनकार करते थे। ये युद्ध की तनातनी जब बनी हुई थी, इस बीच 18 मार्च 1948 को जिन्ना, जो बाकी 3 स्टेट्स थे कलाट के अलावा, खरान, लालबेला और मकरान, इनके लीडर्स को अपने पास बुलाते हैं और उनको कहते हैं देखो, किंग ऑफ कलाट बनाने जा रहे हैं सेक्युलर नेशन, हम बन रहे हैं इस्लामिक नेशन। वहां पर आप जाओगे तो आपकी पहचान, आपकी संप्रभुता खत्म हो जाएगी। आप पाकिस्तान का हिस्सा बनिए, आपको इंडिपेंडेंट अधिकार दिए जाएंगे, आपकी संस्कृति, आपके कल्चर, आपके लैंग्वेज को हम बचा के रखेंगे।
ये तनातनी के बीच में ये 3 जो हिस्से थे बलूचिस्तान के, वो पाकिस्तान में शामिल होने के लिए हामी भर देते हैं और अब कलाट बस एक आइलैंड बनकर रह जाता है। दबाव में किंग ऑफ कलाट को साइन करना पड़ता है एक्सेशन में और वो 26 मार्च 1948 को पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते हैं। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। एक देश की 227 दिन की आजादी खत्म हो चुकी है। आपको लगेगा कहानी यहां खत्म होती, लेकिन यहां से नया चैप्टर शुरू होता है। जैसे ही अहमद यार खान एक्सेशन पर साइन करते हैं, उनका भाई प्रिंस अब्दुल करीम, उसे लगता है ये गलत हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के बलूचिस्तान की पहाड़ियों में जाकर के छुप जाते हैं और पाकिस्तान की सेना के ऊपर गुरिल्ला अटैक्स करने शुरू कर देते हैं। उनकी संख्या कम थी, सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन क्योंकि वो उस इलाके को इतने अच्छे तरह से जानते थे, वो लगातार पाकिस्तान की आर्मी का नुकसान करना शुरू कर देते हैं। इससे पाकिस्तान की आर्मी परेशान हो जाती है और वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कुछ सैनिकों के साथ पहाड़ी के नीचे जाते हैं और कुरान की कसम खाते हैं। वो कुरान की कसम खाकर प्रिंस अब्दुल करीम से कहते हैं कि आप नीचे आ जाओ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आपको आपकी जो भी मांग है गंभीरता से सुनी जाएगी, कुछ बुरा नहीं हुआ, सब नीचे आ जाओ। जैसे ही अब्दुल करीम अपने साथियों के साथ नीचे आते हैं, कबीले के साथ नीचे आते हैं, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। उनको 10 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद गुस्सा बलूचों में आता है कि यार ये कैसे लोग हैं जो कुरान की भी झूठी कसम खा सकते हैं। 1955 में पाकिस्तान, क्योंकि अभी पाकिस्तान 2 पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान चाहता है कि नेशनल आइडेंटिटी को मजबूत किया जाए और 1955 में 1 यूनिट पॉलिसी लेकर के पाकिस्तान आता है। इसके बाद यह कहा जाता है कि अब पाकिस्तान की पहचान बस ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की। अब बलोचों को समझ में आता है कि जहां बड़े बड़े वादे किए गए थे कि उनकी संस्कृति, सभ्यता, भाषा को बचाया जाएगा, उनकी जो बलोच की पहचान है वो भी खत्म की जा रही है। इसके बाद 1958 में पूरे एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। पूरे बलूचिस्तान में सेना का अधिकार हो जाता है। 80 साल के आदमी एक तब नवाब मुरूज खान अपने बेटे और 140 लोगों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। फिर से वही पहाड़ियां और फिर से पाकिस्तान की सेना पर उसी तरह के हमले। परेशान होकर के 1959 में पाकिस्तान की सेना जाती है और फिर से कुरान की कसम खाके उनसे गुजारिश करती है कि वो नीचे आ जाएं। जैसे ही मोहम्मद मुरूज खान नीचे आते हैं, वैसे ही उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और बलूचिस्तान की जनता के सामने उसे और उनके बेटों को फांसी दे दी जाती है। पाकिस्तान की सेना का मानना था कि इससे बलूचिस्तान में चल रहा विद्रोह दब जाएगा, लेकिन यह विद्रोह दबने का नाम ही नहीं लेगा। ऐसे में जनरल याया खान तब शासन में आते हैं और वो जो 1 यूनिट पॉलिसी है उसको कैंसिल कर देते हैं। कहते हैं अब लड़ाई झगड़ा बंद करो, 1 यूनिट पॉलिसी नहीं रही, बलूचिस्तान को उसकी पहचान मिल जाती है। 1970 में पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं। इन इलेक्शंस में जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो वहां की लोकल पार्टीज को चुनाव जिताते हैं। वो लोकल पार्टीज एनएपी थी, इन पार्टीज को चुनाव जिताती हैं। इसी बीच 1971 का युद्ध होता है और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो जाता है। अब पाकिस्तान की सरकार थोड़े सॉफ्ट मोड में है। पाकिस्तान को अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ऐसे में जो नेता थे जाकिर अली भुट्टो, वो बलूचिस्तान के नेताओं को अपने सपोर्ट में लेते हैं। बलूचिस्तान का सीएम नियुक्त करते हैं और वहाँ के मुखिया बनाते हैं। छोटे छोटे प्रशासनिक पदों पर सबको बिठाया जाता है। बाकी बलूचिस्तान के लोग खुश हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं और फाइनली 1973 में हमारे जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के बाद ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं और जिन पार्टीज ने उनकी मदद की थी, जिस एनएपी ने उनकी मदद की थी, उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है। फिर से पूरे बलूचिस्तान में मार्शल लॉ। इसके बाद लगातार संघर्ष चलता रहता है, यूनाइट होना शुरू होते हैं और 2000 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनती है। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब सिर्फ पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला करने की जगह जो पूरे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो पुलिस स्टेशन हो, सेना के मुख्यालय हो, इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हो, गैस पाइपलाइंस हो, सबको उड़ाना शुरू करती है। कारण ये था
कि अब तक पाकिस्तान में चाइना की एंट्री हो चुकी थी। चाइना ग्वादर में पोर्ट बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए बलूचिस्तानी नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। वहां के जो लोग हैं उनको नौकरी नहीं दी जाती। इससे बलूचिस्तान के लोगों में गुस्सा पनपता है। जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाता है तो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा बलूचिस्तान के क्षेत्र से गुजर रहा है, लेकिन बलूचिस्तानियों का उसमें कोई से नहीं। जब बलूचिस्तान के एक हिस्से में सोना और तांबा मिलता है तो उसकी खुदाई के लिए पाकिस्तान में चाइना के इंजीनियर्स आते हैं, चाइना के लोग आते हैं। खुदाई के बाद जो संसाधन निकलते हैं उन संसाधनों में 50% हिस्सा चाइना का होता है, 48% हिस्सा पाकिस्तान का होता है और 2% मिलता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान के टोटल लैंड मास का 44% है और वहां की पॉपुलेशन बस 5%। यहां पर के जो लोग हैं उनको कोई सुविधाएं नहीं है। इसके बदले उनके ऊपर हमले होते हैं लगातार, उनकी बेटियों को उठा लिया जाता है उनके घरों से। चाइना के सैनिक वहां पर हैं जो मनमर्जी करते हैं, अपनी गुंडागर्दी चलाते हैं। ऐसे हाल में बलूचिस्तानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के माध्यम से लड़ना शुरू करते हैं। इतिहास एक बार फिर अपना घेरा पूरा करता है जब 2018 में छोटे छोटे विद्रोही संगठन वहां पे चल रहे थे जो बलूचिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे थे, वो सब साथ में खड़े होते हैं और कहते हैं कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो हमें हमारा अधिकार मिलेगा, ये मुश्किल है, हम सबको साथ में आना चाहिए। और उसके बाद बनता है BRAS या फिर कहिए बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, BNA। अब ये जो मामला है ये छोटे गुरिल्ला वॉर्स तक नहीं रह गया। क्वेटा से एबटाबाद जा रही पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें चाइना के पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक बैठे हुए थे, अधिकारी बैठे हुए थे। अभी तक पिछले 3-4 सालों में चाइना के दर्जनों की संख्या में लोग, 50 से ज्यादा लोग चाइना के मारे जा चुके हैं। गैस पाइपलाइंस को उड़ाया जा रहा है। ग्वादर एयरपोर्ट फंक्शन करने की स्थिति में नहीं है और सीपैक लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। स्थिति ये हो गई है कि चाइना अपने पाकिस्तान से कहा है कि अगर ये काम पूरा करना है तो उसके लिए हमें चाइना की आर्मी यहां पर लेकर के आनी पाएगी, क्योंकि आपकी आर्मी कॉम्पिटेंट नहीं। इन सब के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी होती है और इस तनातनी का भरपूर फायदा उठाती है बलूचिस्तान नेशनल आर्मी। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और बलूचिस्तान के नेता बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर चुके हैं। आगे क्या होगा वो हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक आप आयुष से जुड़े रहिए। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।